कहाँ से हैं आप? हिमाचल से। मैम हिमाचल से हैं आप, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये हमारे भैया से पूछिए ये इनसे ये क्वेश्चन इनसे ही पूछिए। वर्तमान में 9 साल से भी मोदी सरकार है, आपको क्या लगता है रिपीट होनी चाहिए सरकार या फिर मोदी जी सही कर रहे हैं? हाँ, आई थिंक रिपीट होनी चाहिए। मैम ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से आपको मोदी सरकार? मेरा बेसिकली कारण ये कि इंटरनेशनली हमें काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है और हमने काफ़ी एफर्ट्स लिए। बस मेरा इंटरनेशनली को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो है। मैम आपका क्या नाम है? अवंतिका। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? फिलहाल तो हमारे मोदी जी के साथ ही हैं। मोदी जी। मैम ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से आपको लगता है कि मोदी सरकार फिर एक बार रिपीट करनी चाहिए? एक तो जो कश्मीर से उन्होंने जो कश्मीर के लिए धारा 370 हटाई है, और काफ़ी हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसके साथ भी मतलब काफ़ी अच्छा हमारा इंटरनेशनली बॉन्ड बना है। बाकी भैया बताएंगे आपको। मैम विपक्षी पार्टियां जो 26 पार्टियां अलायंस एक साथ किया उन्होंने वो कह रही हैं कि मोदी जी 2024 में रिपीट नहीं आएंगे क्योंकि युवा जो हैं वो मोदी जी से नाराज हैं और राहुल गांधी कई बार इस बात को रिपीट करते हैं। आपको लगता है कि युवा नाराज है मोदी जी? नहीं, फिलहाल तो मुझे लगता है कि युवा मोदी जी के साथ ही है। बाकी ये है कि जो अपोजिशन है वो तो बोलेंगे ही। अब सब अपने जोरों शोरों से तैयारी में तो सभी लगे हैं। बाकी ये है कि देखते हैं आगे 2024 में होता है क्या। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? मुकेश ठाकुर। आप बताइए सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने? 2024 में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जैसा कि आप पिछले 9 साल से देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं भी केरल वगैरह, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप देख सकते हैं कि कहीं आतंकी हमला हुआ हो या कोई देश पे कोई ऐसी आंच आई हो, या जैसे मतलब आप कोरोना के टाइम देख लो कि कितनी बड़ी हमारे पास कितनी बड़ी आपदा, एक आपदा ही समझो कि कोरोना के टाइम पूरे इंटरनेशनल आपदा जो आई थी, वो उस समय मतलब मोदी जी ने इसको कितनी बेहतरीन तरीके से इसको संभाला, और मतलब बहुत ही अच्छी अचीवमेंट। और उसके बाद अर्थव्यवस्था को उसके बाद किस तरह से रिपीट किया। लेकिन एक बार कोरोना के टाइम जो है पूरा अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी, मतलब काम धाम जो सारे हैं, चाहे कंपनीज है, चाहे कोई भी सेक्टर ले लो, एक बार सबके काम रुक चुके थे। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है हर स्टेट को अपना जितना उसका हिस्सा है हर बजट प्रावधान किया। और थोड़ी मैं बेसिकली मैम हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो बहुत ही इसमें जो है आपदा आई हुई है। हर मतलब शिमला से लेके, चाहे कांगड़ा से लेके मंडी, कुल्लू मनाली या सिरमौर ले लो, हर जगह से क्या है मतलब कहीं भी कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रोड ध्वस्त हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी 2600 करोड़ रुपए अभी एनएच के लिए दिए हैं, खाली सड़कों के लिए दिए हैं कि जो एनएच हमारा बनेगा, और एनएच के साथ लगती हुई 2 या 3 किलोमीटर जो सड़क ध्वस्त हुई है जो बारिश के कारण, उसके लिए बजट प्रावधान किया है। तो इस तरह से हमें ये लगता है कि, और अगर स्टार्टअप इंडिया ले लो उसके लिए भी क्या बोलते हैं, मुद्रा लोन ले लो। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है बहुत ही अच्छे मतलब योजनाएं चलाई जा रही है। और सबसे बेहतर जो योजना है, मैं एक तो आयुष्मान भारत कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बना है पूरे ऑल इंडिया में 140 करोड़ जनता के लिए 5 लाख तक का इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त है। उसके बाद आप आज तक का रिकॉर्ड उठा लो, 1952 से लेके, जब से लेके इलेक्शन हुआ है तब से लेके आप मुद्दा उठा लो कि किसी भी सरकार ने किसान को 1 रुपये भी अगर दिया हो तो मुझे बता देना। लेकिन किसान निधि जो है, हर सरकार जो है हर 4 मंथ बाद जो है किसान निधि एक किसानों के खाते में निरंतर आ रही है। और ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 मंथ डल गई या 6 मंथ डल गई और 6 मंथ के बाद आगे कोई किसान निधि नहीं डली है। पूरी प्रॉपर तरीके से किसान निधि डल रही है और रेगुलर तरीके से मतलब जो है हर तरीके से काम सिस्टमेटिकली हो रहा है। अभी आपने कुछ शुरुआत की जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर को लेकर अगर हम बात करें, धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटाई गई तब से विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने राजनीति की है। और महबूबा मुफ्ती जो कभी राज किया करती थी जम्मू कश्मीर पर, वो कहती हैं धारा 370 को वापस लाया जाएगा। तो आप तो जम्मू कश्मीर से सटे हिमाचल प्रदेश से ही हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार का ये कदम कैसा था और धारा 370 को वापस लगाने पर आखिरकार विपक्ष क्यों इतना ज्यादा उतारू? इसके लिए मैं आपको स्पेशली ये बोलना चाहूँगा कि मैं हिमाचल से हूँ और हिमाचल को वीर भूमि कहा जाता है। और हमारे जो है कम से कम हर घर से हिमाचल में एक कोई ना कोई सदस्य आर्मी में है। तो जब धारा 370 वहाँ लगी थी तो आर्मी वालों के साथ भी वहाँ ज्यादती होती थी, शरेआम पत्थर मारते थे, शरेआम कोई गोली मार दी, किसी को भी कुछ भी कर दिया तो वो कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में आप बोलो पत्थरबाज कहाँ गए?
वो विपक्षी पार्टियां जो है वो उनके ही पैदा किए हुए बुर्गे थे और आज की डेट में भी वो ध्वस्त हो चुके हैं। जैसे ही केंद्रीय बल वहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी की सरकार सीधा डायरेक्टली वहाँ काम कर रही है, तो आज के डेट में कोई भी ऐसी कोई चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वही महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कोई उमर अब्दुल्ला हो, उन्हीं के ही बुर्गे वो थे जो वो वहाँ हरकतें करते थे। आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कश्मीर में ऐसी नापाक हरकत की जाए। इसके नेता हैं कपिल सिब्बल, वो कहते हैं कि धारा 370 को लेकर कश्मीर के लोगों से रेफरेंडम की बात कर रहे हैं कि सलाह मशवरा करना चाहिए। उनका तो क्या ही कहना है, उनका तो मैं नहीं कह सकता कुछ ना, क्योंकि पूरे देश में जब भी कोई ऐसे देश विरुद्ध कोई भी गतिविधियां होती है, कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो सबसे जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले खड़ी हो जाती है। कपिल सिब्बल जी बोले 25 धारा 370 के खिलाफ तो बोलेंगे आज तक कुछ किया नहीं है, लेकिन आप देखो ना राम मंदिर के खिलाफ भी उसने 25 सुप्रीम कोर्ट में 25 वकील खड़े कर दिए थे। तो आप ये बोला ना कि ये कांग्रेस पार्टी जो है वो आप जो भी देश के लिए देश हित में जो भी कार्य होती है उसके विरुद्ध में वो क्या बोलते हैं वकीलों की फौज खड़ी कर देती है। तो आपको ये क्या लग रहा है कि वो ये भारत के विकास के लिए बनी है या खुद के लिए बनी? आप उनके घोटाले देखो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देखो, कोयला घोटाला देखो, वो मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस की जगह और उनका नाम घोटाला पार्टी रखा जाए तो इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो ज्यादातर पार्टियां धारा 370 का विरोध करती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि मोदी सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया, वो एकत्रित होकर ये बात कह रही हैं कि 2024 में मोदी सरकार रिपीट नहीं होने वाली। 2019 में और 2014 में बुरे हाल हुए थे, उसी तरह से उनके 2024 में भी धज्जियां उड़ने वाली है। और आप जब 2024 के परिणाम निकलेंगे तो बखूबी पूरा भारत जो है 140 करोड़ की जनता उनको ये बता देगी कि क्या नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में उनका सेशन क्या रहा और उनका क्या काम किया है उन्होंने। राहुल गांधी कई बार चाइना के मुद्दे को उठाते हैं, कहते हैं कि चाइना देश के अंदर घुस आया है, मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। बल्कि केजरीवाल ने भी कल तारीफ की कि भाई जो है वो कांग्रेस ने सही किया था, 1962 में मुंहतोड़ जवाब चाइना को दिया था, पर आज प्रधानमंत्री सो रहे हैं। बात ये भी ठीक है, वो आज बोल रहे हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था और नेहरू और राजीव गांधी उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब क्या है, अब हम देश आज़ाद हो चुका है और अब हमारे को किसी भी देश से कोई खतरा नहीं है और फौज कम कर दो और जो हमारे जो सेना के जो सुरक्षा बल के इंतजाम होते हैं, जैसे मतलब हमारे गोला बारूद हो गया या बंदूकें होगी या कोई भी सेना का मतलब ऐसा है, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि 1962 से पहले की बात बोल रहा हूँ मैं कि भाई जो ये कारखाने बंद किए जाए और हमारा अब किसी भी देश से कोई खतरा नहीं है। तो 1962 में क्या हुआ, उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्या बोलते हैं उन्होंने क्यों नहीं उस समय अटैक किया, क्यों नहीं उसका क्या बखूबी जवाब दिया? आज जब अपने क्या बोलते हैं अपने गिरेबान में नहीं झांकना, लेकिन दूसरों को ये बोलना है कि आज की डेट में अगर कश्मीर में कोई हरकत होती है या अरुणाचल में कोई हरकत होती है तो नरेंद्र मोदी साथ के साथ 1 दिन या 2 दिन कोई मतलब ऐसा दिन नहीं होता जिस समय जवाबी कार्रवाई नहीं करता है। उससे आप दे सकते हैं कि क्या बोलते हैं अभी हमारा वो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा भी सवाल उठाए गए थे। मणिपुर में जो हुआ है उसके लिए भी हम कहेंगे कि जो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे मेरा कहने का मतलब ये नहीं चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई कांग्रेस है, लेकिन अगर वहाँ गलत हुआ है तो वहाँ बिल्कुल सही होना चाहिए उसके लिए। ये बताइए, ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आपको लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। आज की डेट में पूरे इंडिया से वहाँ टूरिस्ट जा रहा है, हमारे लगता एरिया है और हम लोग वहाँ जाते हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा ले लो, चाहे आप जम्मू वैष्णो देवी ले लो। तो आज की डेट में बहुत सारे यात्री जो है पूरे देश से जम्मू कश्मीर का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आगे जो आने वाले टाइम में था वो इतना नहीं हो पाता था। राहुल गांधी अपनी गलती पे माफ़ी नहीं मांग रहे, कोर्ट से माफ़ी नहीं मांग रहे। मतलब अगर किसी को बुरा लग गया उनकी बात का तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सॉरी, डेफिनेटली मोदी जी। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, ये बताइए क्यों चाहते हैं आप मोदी जी बने? आप बताइए कोई सेकंड ऑप्शन है क्या? बात ऑप्शन की नहीं है, बात ऑप्शन की नहीं है। बेसिकली मोदी जी का जो विज़न है ना, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
हमें पता है पहले टैक्स चोरी होता था, इतना आज नहीं होता। जीएसटी के बाद में जो करोल बाग जैसे मार्केट जो कैश पे चलते थे, आज सब बिलिंग पे चलते हैं, कॉज ऑफ उनका जो विज़न था। अभी ये आने वाले टाइम में एक नया वो ला रहे हैं, जिसमें मैंने सुना है कि जो ट्रांसफ़र जो पैसे होते हैं एक दूसरे के अकाउंट में, उस पर भी वो टैक्सेबल करके ये पूरा टैक्स हटा के ये मनी ट्रांसफ़र वाला टैक्स एप्लीकेबल करेंगे, तो वो उससे रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा और जनता पे एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी नहीं एक बात बताइए, 70 साल के खड्डे 7 या 8 साल में भरे जा सकते हैं क्या? संभव नहीं है ना। तो अभी आपने उनसे जम्मू कश्मीर का एक सवाल पूछा, जम्मू कश्मीर को लेकर विरोध हो रहा है। 370 को लेकर पूछा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो मीडिया को क्या हो गया था जब 1990 में जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों का, तब कहाँ चले गए थे वो लोग? और न ही आज तक हमें ये पता लगा। आज आप एक चीज़ देखिए कि मोदी जी से पहले जब सरकार थी यूपीए की, उस समय हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें आम समस्याओं का पता नहीं था। उसका रीज़न क्या था? हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, जो नेट ले लो आप, वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर था। मोदी जी आए 2016 में, मैंने 14 में आए थे, मैं 16 की बता रहा हूँ, जब उन्होंने जियो लॉन्च किया अंबानी ने। आज पर्टिकुलर हर व्यक्ति के पास पर डे 1.5 GB है। उसका उपयोग देखो आप, हमें हर कोने की खबर है ना इंस्टेंट मिल जाती है। जैसे भी नूह में हुआ, नूह में अगर ये नेट नहीं होता तो आज हम उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं कर पाते, और आज कश्मीर की समस्या का भी हम पता नहीं कर पाते, लोग उससे अवेयर ही नहीं हो पाते। और रही बात समस्याओं का समाधान का, तो मैडम हमें ये पता है कि मोदी जी जो है वो विकास के साथ साथ ये समस्याएं हैं उन्हें एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अभी आपने जेनोसाइड की बात की, कश्मीरी पंडितों की जब जेनोसाइड को लेकर असली कहानी फिल्म के द्वारा दर्शाई गई, तब भी कुछ विपक्षी पार्टियों ने ये सवाल उठाया कि ये सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है, चाहे फिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, फारूक अब्दुल्ला। कहना चाहूँगा कि जेनोसाइड किसी का भी हो, मैं एक भारतीय हूँ और मैं किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का विरोध नहीं करता। मुस्लिम भी मेरे भाई है, सिख भी मेरे भाई है, और ईसाई भी मेरे भाई है, हिंदू में भाई है। अगर किसी भी राज्य से किसी भी धर्म विशेष का पलायन होता है, उसको प्रत्येक सरकार को निष्पक्ष रूप से और न्याय तरीके से एक संगठित होकर बोलना चाहिए। इसमें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि 90 में जेनोसाइड हुआ था, जो हुआ था ही। लेकिन अगर एक सरकार, विपक्षी सरकार, इस चीज़ को एक पाखंड बता रही है, तो मैं कह रहा हूँ सबूत दें वो पाखंड था। और ये जो रिफ्यूजी कैंपस में जो रह रहे हैं, शेल्टर्स में जो रह रहे हैं, वो झूठ बोलेंगे मैडम। महबूब मुफ्ती तो ये भी कह रही हैं धारा 370 को वापस लगवाएंगे। संभव नहीं है मैडम, वो तो यही चाहती है। और एक चीज़ बताइए आप, कोई भी विपक्षी पार्टी अगर ये कहती है कि 370 हम बहाल करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे खुले मन से, कि प्रत्येक हिंदू को देख लेना चाहिए कि उनकी मानसिकता क्या है। मैं पर्सनली काफ़ी सारे कश्मीरी यूथ को जानता हूँ, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट भी है, मैं इंटरेक्ट होता हूँ उनसे। वो बोल रहे हैं जो उस वक्त नहीं हुआ था, जो हम प्रॉब्लम में थे, हम बिज़नेस नहीं कर सकते थे, हमें बिज़नेस में इतनी प्रॉब्लम आती थी, आज हम 1 to 1 कॉल करते हैं, हमारे लैंड की वैल्यू बढ़ी है, हमारे लिए एजुकेशन के इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव वे में वो ले रहे हैं उसे। और जबकि ये जो कुछ पॉलिटिशियन है, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनकी तो बोली आपको पता है कैसे बोलते हैं, मतलब इनका है कि अपनी रोटियां सेकते हैं। तो क्या रोटी सेकने वाले, या फिर कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड को मजाक उड़ाने वाले, या फिर धारा 370 पर सवाल उठाने वाली राजनीतिक पार्टियां आज अगर एकत्रित हो रही हैं और ये कह रही हैं कि 2024 में बदलाव होने वाला है, तो जनता समर्थन करेगी? मैं एक चीज़ बताता हूँ, करप्शन का लेवल बताता हूँ हिंदुस्तान में। सेंट्रल में जो करप्शन है, करप्शन हर जगह है, सेंट्रल में है वो थोड़ा कम है। आप स्टेट लेवल पे जाओगे ना, प्राइवेट कंपनी, हम जैसे 4 सेक्टर डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो करप्शन का लेवल देखना आप। स्टेट पे ऐसी स्कीम आती है जो पेपरों में आती है, पेपरों में ख़त्म हो जाती है, पैसा कहाँ बढ़ता है किसी को नहीं पता। सेंट्रल की मोदी जी ने क्या किया, सबको डिजिटलाइज किया, जिसका पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कितना बड़ा विजन था उनका। आज मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ मैं राजस्थान से, कालाडेरा विलेज है, वहाँ इंडस्ट्री का मैं बताऊँ 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं मेरे वहाँ कोको कोला के प्लांट है, काफ़ी सारी स्कूल्स हैं, डेवलपमेंट तो हमने देखा है ना मैम। इसमें प्रॉब्लम क्या है, विपक्ष के साथ प्रॉब्लम है कि अब उनको उनका जो करप्शन, जो उन्होंने इतने भ्रष्टाचार किया है ना, उनको अब ओपन होंगे, तो वो उस डर से सब एक साथ बैठे हैं। वो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी सरकार, डरा रही है हमें। आप सेम चीज बीजेपी के भी तो है ना, उन पर भी कर सकते हो ना, वो भी कर सकते थे। ईडी सीबीआई तो कांग्रेस के पास नहीं थी, क्योंकि जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो इनके अगेंस्ट कुछ मिला नहीं। अब केजरीवाल साहब शराब घोटाला, आप देखो कि शराब का मतलब पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, और
हाथों हाथ रातों रात अब जेल में क्यों हैं? अगर वो ठीक होते तो कोर्ट से बेल मिलती उनको। कुछ गड़बड़ है इसीलिए तो बेल नहीं मिली ना। नहीं, मैं इंडिविजुअल पे नहीं जाऊंगा, ये करप्शन तो हर जगह है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, बट कहीं कम है, कहीं वॉच होता है हमारा यही दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अध्यादेश जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि दिल्ली को आगे ले जाया जाए। मैं बताऊं, ये यूटी का मसला है। यूटी काफ़ी सेंसिटिव जोन होता है। सेंसिटिव का मतलब आप समझते हो कि जहां हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब यूटी में बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रल के पास, ये शुरू से आता है, सेंट्रल के पास ही पावर होता है।